चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न था, क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है? तो इसका संबंध जो है अनुच्छेद 3 से संबंध था और ये 1960 में प्रश्न खड़ा हुआ था। और ये चूंकि विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में एक समझौता हुआ था और यह समझौता बेरूवारी संघ का था जो भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था। इसके अलावा कूच बिहार के कुछ क्षेत्र को आपस में अदला बदली की जाने वाली थी। बेरूवारी संघ जो है वो पश्चिम बंगाल का इलाका है और यह 9 वर्ग मील का क्षेत्रफल है इस इलाके में, और जिसमें 12,000 जनसंख्या उस समय रहती थी। और ये पश्चिम बंगाल जो है उस समय पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता था। तो इस समाधान के लिए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय को ये प्रश्न भेजा और इसमें 2 प्रश्न दिए थे। पहला प्रश्न था कि बेरूवारी संघ भारत पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्या कोई वैधानिक या संवैधानिक कार्रवाई आवश्यक है या इसके लिए कार्यपालिका शक्ति ही पर्याप्त है। और दूसरा जो प्रश्न था वो प्रश्न था कि अति वैधानिक या संवैधानिक कार्रवाई आवश्यक है तो उसके लिए अनुच्छेद 3 ही पर्याप्त है या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना जरूरी है या दोनों प्रक्रियाएं जरूरी है। ये प्रश्न उठा था और इस प्रश्न का जो है समाधान जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे राय दी और उनकी क्या राय थी? सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि अनुच्छेद 3 भारत के राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुनर्नियोजन इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। इसका अर्थ ये है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है ये नहीं दिया जा सकता है। तो फिर इसका इस समझौते का क्रियान्वयन कैसे किया गया? समझौते का क्रियान्वयन तो इसके तरफ तरीका उन्होंने बताया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूवारी संघ को भारतीय राज्य क्षेत्र से हटा दें, ठीक है? या फिर अनुच्छेद 3 में लिख दें, क्या करके? संशोधन करके, ठीक है? कि भारत का कोई भाग किसी अन्य देश
अर्पित किया जा सकता है। और इसके बाद जो है साधारण विधेयक जो है पारित करके दे दें। ये दो जो है समाधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था। और इसी तरह जो है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को माना गया और मानने के क्रम में जो है 1960 में 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया ताकि समझौता क्रियान्वयन हो सके। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि संसद को अन्य विदेशी राज्य क्षेत्र अर्जित करने या अपने भूभाग का कोई अंश किसी अन्य देश को अर्पित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। कोई भी संप्रभु राष्ट्र है उसको ये दोनों शक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह जैसे कि जो एक समय संविधान संशोधन की बात करें अधिनियम द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय किया गया। ठीक है। और ये जो है 2015 में राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 4 की तरफ। इसमें कहा गया है यदि संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि के द्वारा नए राज्यों की स्थापना या किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा आदि में बदलाव करने के लिए संविधान की पहली या चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करती है तो ऐसी विधि यानी लॉ को अनुच्छेद 368 के अनुरूप संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
इसका अर्थ है कि संसद को संविधान में संशोधन करने के लिए जिस तरह विशेष प्रक्रिया या विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, वो बाध्यता अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार निर्मित होने वाली ऐसी विधि पर लागू नहीं होगी। इन्हें साधारण बहुमत के माध्यम से पारित किया जा सकता है और ये सुविधा जो है सिर्फ अनुच्छेद पहले और चौथी के परिवर्तन तक सीमित है। पहली अनुसूची का संबंध राज्यों के नाम और क्षेत्रफल से है और चौथी अनुसूची में यह बताया गया है कि किसी राज्य या संघ राज्य के पास राज्यसभा में कितने स्थान होंगे। अगर हम लोग बात करें प्रथम अनुसूची की, ठीक है, तो इसमें जो है राज्यों के नाम व क्षेत्रफल है। और हम लोग बात करें चौथी अनुसूची की, ठीक है, तो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के पास राज्यसभा में कितने स्थान होंगे, इसकी चर्चा जो है इसमें किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन कैसे हुआ था। तो एक नया टॉपिक लेते हैं, ये स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन, पोस्ट इंटीग्रेशन इसको हम तीन तरह से समझ सकते हैं। हालांकि जब भारत आज़ाद हो रहा था तब का भारत आज के भारत की तरह ना तो व्यवस्थित था ना ही एकीकृत था और ये जो है अलग अलग तरह के रियासत विदेशी उपनिवेश हो गया, चाहे वो फ्रांस का हो या पुर्तगाली का हो, और ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में जो है ये ढला हुआ था। और इसके लिए प्रयास क्या किए गए, तो इसके लिए जो है इसके लिए सबसे पहला प्रयास जो है रियासतों का वर्गीकरण, रियासतों का एकीकरण। दूसरा प्रयास जो है यूरोपीय, चाहे वो फ्रांसीसी हो, ठीक है, या पुर्तगाली, निवेशों का भारत में है। तीसरा प्रयास जो है कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में है। और चौथा जो है तार्किक आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन। ये सब स्वतंत्रता के पश्चात प्रयास किए गए। हम लोग सबसे पहले रियासतों का एकीकरण लेते हैं। रियासतों एकीकरण, इसमें मुख्य रूप से
भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय भूभाग जो है देसी राज्य और रियासतों के अंश में लगभग 40% था, और इन देसी राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन रहा था। और इन राज्यों में सरकारों का स्वरूप जो है पूरी तरह से मतलब निरंकुश कह सकते हैं, और लोकतांत्रिक था, और बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के विरुद्ध इन देसी राज्यों को ब्रिटिश सुरक्षा छतरी प्राप्त थी। भारत की स्वतंत्रता से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो देसी रियासत के भविष्य का भी था, कि इनके शासकों में अधिकांश जो है वो स्वतंत्र रहने का निश्चय किए थे। और जैसे कि अगर देखें तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जो है उद्घोषणा किया गया था। और उद्घोषणा क्या था कि जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ठीक है, वो स्वतंत्र राज्य रह सकता है, ये घोषणा किया गया था। इससे भी जो है प्रोत्साहन मिला था रियासत को, क्योंकि वो अधिकांश स्वतंत्र रहना चाहते थे। और ब्रिटिश सरकार देसी राज्यों पर अपनी सर्वोच्च सत्ता और उसके दायित्व को भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन राज्यों को सुपुर्द नहीं करना चाहती थी उस वक्त। और भारत की स्वतंत्रता के साथ देसी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाती, और इस घोषणा से प्रोत्साहित होकर खासतौर पर जो है श्रावणकोर हो गया, भोपाल हो गया, हैदराबाद हो गया, वह सारे स्वतंत्र बनाने का निर्णय ले चुके थे। इसके अंदर श्रावणकोर, भोपाल और हैदराबाद, ये सब स्वतंत्र रहना चाहता था। इन देसी रियासतों में ब्रिटिश सरकार के कुछ आर्थिक और सामरिक हित उस समय नहीं था, और भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जो है ब्रिटिश चाहता था कि इन राज्यों पर उसका कब्जा रह सके। और इस यही वजह था कि मोहम्मद अली जिन्ना के दृष्टिकोण से भी उनको प्रोत्साहन मिला था, क्योंकि जिन्ना जी ने 18 जून 1947 को यह राय जाहिर की थी कि जो देसी राज्य स्वतंत्र रहना चाहे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों के प्रति जो है अपना दृष्टिकोण बदल लिया, और स्वतंत्रता की उद्घोषणा में इटली की सरकार ने यह स्पष्ट किया कि देसी राज्य जो है वो यथाशीघ्र, ठीक है, देसी राज्य यथाशीघ्र भारत अथवा पाकिस्तान यूनियन के साथ अपना विलय मंजूर करें। जून 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको जो है रियासती मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला था, और जो है इनके सचिव बीपी मेनन की नियुक्ति हुई थी। और इन्होंने जो है देसी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन्होंने देसी रियासतों के विलय के लिए जो है दोहरी नीति अपनाई थी, दोहरी नीति, डुअल पॉलिसी। और ये दोहरी नीति में क्या था? पहला था ये कि प्रतिरक्षा, डिफेंस, विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स और संचार।
ये चाहते थे ये जो है भारतीय यूनियन को सौंपने होंगे। एक तरीका ये था इनका। दूसरा तरीका था दंड, और दंड में था चेतावनी। और ये चेतावनी ये था कि 15 अगस्त 1947 से पहले देशी रियासतें भारतीय यूनियन के साथ विलय करने का निर्णय नहीं लेती हैं तो राज्यों को स्वयं अपनी जनता के आंदोलन का सामना करना होगा। ये दो नीति उन्होंने अपनाई और इसकी वजह से जो है अधिकतर राज्य जो है 15 अगस्त से पहले भारत में विलय कर गया। लेकिन जो मुद्दा अटका वो मुद्दा जो है कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीन जो है स्वतंत्र रहने का निर्णय ले चुके थे। तो कश्मीर की समस्या क्या थी और इसका समाधान क्या हुआ? कश्मीर की समस्या क्या थी? तो पहले हम लोग समस्या पर बात करते हैं। समस्या ये था कि यहाँ पर जो जनसंख्या थी इसका जो है बहुसंख्यक भाग जो है इनकी 77.11% जो है ये मुस्लिम था और 20.12% जो है ये भाग हिंदू था। इसके अलावा 2.77% जो है इसको हम लोग सिख प्लस बौद्ध मान सकते हैं, ये था। और यहाँ के जो शासक थे कश्मीर के शासक हरि सिंह, ये हिंदू थे। ये यहाँ की मुख्य समस्या थी। दूसरी तरफ ये था समस्या कि पाकिस्तान के सांप्रदायिकरण की समस्या भी यहाँ पर विद्यमान थी। क्योंकि पाकिस्तान में अधिकांश जनता जो है वो मुस्लिम था, तो इसलिए पाकिस्तान इस नज़र से भी देखता था कि कश्मीर में अधिकांश जनता जो है वो मुस्लिम है, तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ विलय हो, इस बात से भी था। इसी बात से जो है 22 अक्टूबर 1947 को जो पाकिस्तान सैनिकों द्वारा समर्थित अकबर खान के नेतृत्व में कबायली छापामार ने कश्मीर पर आक्रमण कर लिया। और उस समय कश्मीर में लोकप्रिय विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व जो है वो शेख अब्दुल्ला कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इस आक्रमण के बाद हरि सिंह ने भारत से सहायता की अपील की और उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था के अनुसार भारत तब तक कश्मीर को सैन्य सहायता नहीं दे सकता जब तक कि कश्मीर औपचारिक रूप से भारत में शामिल ना हो जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय
विधि व्यवस्था के अनुसार, ठीक है, वो सैन्य सहायता कश्मीर को नहीं दे सकता था। और जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जनता की इच्छा को जाहिर दे देते, तो उनके विचार से कश्मीर की जनता का अनुमोदन भी होना चाहिए था। तो कश्मीर के मुख्यमंत्री महेंद्र चंद्र महाजन ने नेहरू से भेंट की और नेहरू तब तक सहायता देने के लिए सहमत नहीं हुए। जब राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला थे, उन्होंने आश्वासन नहीं लिया, तब तक जो है वो तैयार नहीं हुए। फिर जाके 26 अक्टूबर 1947 को हरीश सिंह, जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ शीशा, इस पे जो है विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किया। और भारत की आधिकारिक दृष्टि यह थी कि स्थिति सुधरने और कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल होने के पश्चात कश्मीर की जनता का भी अनुमोदन ले लिया जाएगा। तब जाके जो है भारतीय सेना जो है कश्मीर रियासत के 2/3 भाग पर जो है कब्जा करेगी और 1/3 भाग जो है इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। अब भारत सरकार जो है 30 दिसंबर 1947 को यह मामला जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया। तो संयुक्त राष्ट्र में जो है संघ ने 21 दिसंबर 1947 को युद्धबंदी की घोषणा की। और 1951 में यूएनओ ने अपना निर्णय इस पर सुनाया। निर्णय जो है इसका विवादास्पद निर्णय है, अब तक का सबसे ज़्यादा जो ऐसा निर्णय है। इस निर्णय में 2 शर्त रखे गए। पहला शर्त ये था कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उससे जो है पाकिस्तानी सेना जो है वापस बुलाई जाए। दूसरा जो है जनमत संग्रह, ठीक है, श्रीनगर प्रशासन के अंतर्गत करवाया जाए। अब क्या था कि पाकिस्तान जो है वो ये शर्त पूरी नहीं किया, तो भारत भी जो है ये शर्त पूरी नहीं किया। तो इस वजह से यह मामला अभी तक अटका हुआ है और ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब इधर जो है जो 2/3 भाग, ठीक है, भारत के पास है जम्मू एंड कश्मीर, उसमें क्या हुआ, तो 1951 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा बैठक शुरू हुई। फरवरी 1954 में जम्मू एंड कश्मीर का भारत संघ में विलय हुआ, पुष्ट कर दिया गया। 17 नवंबर 1957 को एक पृथक संविधान जो है वो जम्मू कश्मीर द्वारा अपनाया गया। और ये जो है 26 नवंबर 1957 से लागू हो गया जम्मू कश्मीर। और जो है
26 जुलाई 1957 को जो बक्सी गुलाम मोहम्मद जम्मू एंड कश्मीर के प्रधानमंत्री बने, यानी कि वजीर आजम, उन्होंने शपथ दिलाई। उसके बाद जो युवराज करण सिंह थे ये राष्ट्रपति बने। प्रधानमंत्री को जो है वहाँ पर वजीर आजम कहा जाता है और राष्ट्रपति को जो है सदर ए रियासत ये वो। तो ये जो है जम्मू कश्मीर की समस्या और उसके समाधान थे। अब हम लोग चलते हैं जूनागढ़ की तरफ। जूनागढ़ जो है ये वर्तमान गुजरात का हिस्सा पे जो है नवाब ये मुस्लिम थे लेकिन जनता हिंदू थी, वो संख्या। और इनके नवाब जो थे वो पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहते थे। यहाँ के नागरिक जो है इस निर्णय का विरोध किया और साथ ही जो है स्वतंत्र और अस्थायी हुकूमत मजबूर होके जो नवाब थे वो पाकिस्तान भाग गए। और जो जूनागढ़ के दीवान थे शहनवाज भुट्टो, जुल्फी अली कार भुट्टो के पिता, ये जो है 8 नवंबर 1947 को ठीक है भारत में विलय कर दिया जूनागढ़। 9 नवंबर 1947 को जो है भारत जो है प्रशासन अपने हाथ में लिया ठीक है। और 20 जनवरी 1948 को यहाँ पे जो है भारत जनमत संग्रह कराया और ये जनमत संग्रह में जो है 99% प्लस जो है ये भारत के पक्ष में है। और मात्र 91 मत जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। 99 में जो है 1,90,870 मत जो है वो भारत के पक्ष में लगा था। तो जूनागढ़ 1 नवंबर 1956 तक जो है सौराष्ट्र राज्य में रखा गया। उसके बाद जो है 1956 में ये मुंबई का हिस्सा बन गया। फिर जब 1960 में मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण
मुसलमान हुआ तो ये गुजरात का हिस्सा बन गया। ये थी जूनागढ़ की समस्या। इसके बाद था हैदराबाद। हैदराबाद समस्या देशी रियासत में हैदराबाद की जो है एक विशेष स्थिति था। ये जो है भारत का सबसे बड़ा रियासत था। भारत का सबसे बड़ा रियासत था और यहाँ के जो निजाम हुआ करते थे वो मुसलमान थे। उसके बाद जनता जो थी वो हिंदू थी अधिकांश, और इनको एक भ्रम भी था, ठीक है, कि पाकिस्तान इनका साथ देगा। इसलिए जो है इन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का सपना संजोए थे। 29 नवंबर 1947 को निजाम ने हैदराबाद में भारतीय संघ से 1 वर्ष के लिए संधि किया था और वो संधि था यथास्थिति संधि। यथास्थिति संधि का अर्थ था कि 1 वर्ष तक जो है वो बिल्कुल जैसा था संधि के वक्त वैसा ही रहेगा, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट जो है ये वो अस्थायी एग्रीमेंट था, वो अस्थायी समझौता किया था भारतीय संघ के साथ। और इसके अनुसार हैदराबाद के नवाब द्वारा हैदराबाद में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास के लिए काम किया जाना था और नवाब जो है इस दिशा में काम नहीं करके जो है वो क्रूर दमन को प्रोत्साहित किया और कई वर्ष पूर्व, ठीक है, जो इस्लामिक संगठन था, ये इस्लामिक संगठन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, इसका उपयोग जो है क्रूर दमन के लिए किया। इसको स्थापित भी निजाम ने ही किया था। क्रूर दमन के लिए इसका उपयोग किया और इस आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए रजाकर सैनिकों का उपयोग किया गया और रजाकर जो है रजाकर ये क्या होते थे, ये वॉलंटियर मान सकते हैं, वॉलंटियर या फिर इसको स्वैच्छिक कार्यकर्ता कर सकते हैं। ये भी जो है मुस्लिम सैन्य संगठन था जिसमें लगभग 1.5 लाख सैनिक हुआ करते थे और ये रजाकर सैनिक जो है ये इस्लामिक संगठन यानी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के साथ काम करता था या फिर ये जो है निज़ाम के लिए भी कार्य करता था, निज़ाम के लिए कार्य करता था। और ये सारा संगठन जो है भारतीय संघ के विलय के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने वहाँ पर जो है मार काट लूट हत्या ये सारे करने लगे, जिससे हैदराबाद में जो है एक प्रकार का अव्यवस्था फैल गया और ऐसी स्थिति में भारत सरकार जो है वो सैन्य कार्रवाई किया। भारत सरकार जो है
13 सितंबर 1948 को जो है सैन्य कार्रवाई की। और ये जो है एक पुलिस कार्रवाई थी। सेक्शन और मात्र 5 दिन में जो है यानी कि 18 सितंबर 1948 जो है वो इसको खाली करा लेता है। और इस पुलिस कार्रवाई का नाम जो है ऑपरेशन पोलो नाम रखा गया। क्योंकि हैदराबाद में जो है उस समय शेष भारत के तुलना में जो है पोलो खेलने के मैदान जो है बहुत अधिक मात्रा में था, इसलिए इसका नाम जो है ऑपरेशन पोलो रखा गया। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हैदराबाद जो है वह भाग ख का राज्य था। और 1956 में जो है 7वां संविधान संशोधन जो है ये करके जो वहाँ पर राज्य प्रमुख का पद था वो समाप्त कर दिया गया। इसका जो मराठी भाषी भाग था वो बम्बई में, और इसका जो कन्नड़ भाषी भाग था वो मैसूर में, ठीक है। और इसका जो तेलुगु भाषी भाग था वो तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया, यानी कि इसको पूरी तरह से टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया। मराठी वाले को बम्बई में, कन्नड़ को मैसूर में, तेलुगु को तेलंगाना में कर दिया गया। अब आता है हमारा 2 नंबर यूरोपीय निवेशों का भारत में विलय। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे पुर्तगाली निवेशों का विलय। पुर्तगाली के पास जो है उस समय दमन एवं दीव, दादरा और नागर हवेली ये क्षेत्र उसके पास था, और वो इतनी आसानी से अपने उपनिवेश को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये जो है उसको राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक मानता था। स्थिति जब तेजी से बदल रहा था तो 1951 में पुर्तगाल जो है वह अपने संविधान में संशोधन किया। इसको जो है राज्य का दर्जा दे दिया, अपना राज्य बना लिया। लेकिन
क्षेत्र की जनता जो है पुर्तगाली शासन स्वीकार नहीं करता था। जो यहाँ के क्षेत्र की जनता थी उसको पुर्तगाली शासन स्वीकार नहीं था, इसलिए जो है जुलाई 1954 में दादरा और नागर हवेली में जनाक्रोश भड़का और जनता ने पुर्तगाल के शासन को उखाड़ फेंका और पुर्तगाल जो है दमन से अपनी सेना दादरा और नागर हवेली भेजने का प्रयास किया, लेकिन भारत जो है ऐसा करने के लिए उसको नहीं दिया, वो अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया। इससे पुर्तगाल जो है नाराज होकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच जाता है और न्यायालय जो है 1960 में पुर्तगाल के मांग को खारिज कर देता है और वो फैसला दिया कि भारत की कार्रवाई अपने अधिकार के अनुरूप ही था। 1961 में भारत संविधान संशोधन किया दादरा और नागर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल कर लिया, लेकिन गोवा, दमन और दीव ये तीन चीज़ें ये बच गए, क्योंकि 15 अगस्त 1955 को यहाँ पे जो है 5000 अहिंसक प्रदर्शनकारियों जो है ये पुर्तगाल के शासन के खिलाफ जुलूस निकला। यहाँ पुर्तगाली अधिकारी जो है उस पर गोलियां बरसाई और इसमें जो है 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से जो है 1960 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये जो है पुर्तगाल के दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद जो है आगे जाके 19 दिसंबर 1961 को जो है पुर्तगाल जो है ये आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, इसलिए जो है 1510 में पुर्तगाल सबसे पहला उपनिवेश स्थापित किया था गोवा में और सबसे अंत में 1961 में भारत से शुरू में जो है गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। उसके बाद जो है 1987 में गोवा को जो है राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य बना दिया गया और दमन और दीव को राज्य क्षेत्र और 26 जनवरी 2020 को
दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव का विलय, और इन सबको विलय करके एक संघराज्य क्षेत्र बनाता है। ये चीज। अब आगे हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय। चलिए हम शुरू करते हैं।